तो सबसे पहले पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हुए आसानी होगी। तो पहला सवाल लिखे जी, आसान से सवाल देते हैं। नेट प्रॉफिट, अगर आप कहते हो तो मैं पहले एक सवाल करवा देता हूं, फिर उसके बाद ये सवाल देता हूं। करवा दूं? पहले एक सवाल करवा के फिर उसके बाद अगला सवाल देता हूं। नहीं, ये नॉन जंबो क्वेश्चन नहीं, एक दफा एक नॉन जंबो क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा ना वार्म अप हो जाओ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st December 2024, rupees 800,000. Number of ordinary shares at 1/1/2024, यहां पर 1/1/24 की जगह दिसंबर 2023 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, पिछले साल का एंड या साल का स्टार्ट। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एट 1/1/24 400,000। फिर वो कहता है न्यू शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस, न्यू शेयर्स इशूड at full market price $200,000 at 1/7/2024. फिर new T shares issued for rupees 2 million at the rate of 8% at 1/10/2024. फिर new shares issued at full market price $300,000 at 1/11/2024. Find basic EPS for the year ended दिसंबर 2024। ठीक होगी बात? अब क्वेश्चन लिख लिया? चलो आप कर लेते हो तो कर लो, वरना चले आप ही करते रहो, मैं भी करता रहता हूँ, फिर मैच कर लेना। बस मुझे वैल्यू साथ साथ कैलकुलेट करके बता देना। सवाल तो किसी का नहीं रहता था। हो गया, लिख लिया क्वेश्चन? हाँ जी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं बेसिक ईपीएस। अर्निंग attributable to ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares। पेपर में आपने पूरा लिखना है। हाँ जी, मेरे पास अर्निंग कितनी है? 8 लाख माइनस मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ, तो कौन से होंगे? इररिडीमेबल और कम्युलेटिव इररिडीमेबल। अगर ना बताया हो तो कम्युलेटिव इररिडीमेबल। तो लो मेरे भाई, ये आपके पास पी शेयर्स इशू हुए थे 2 मिलियन के
एट द रेट ऑफ 8%, 1, 10, 24 को क्या इसकी पूरी डिविडेंड आएगी या सिर्फ 3 महीनों की आएगी? हाँ, अगर साल के शुरू में पड़े होते वो पूरे साल के तो 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8%, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना आ गया? 40,000। चलो ये काम तो हमारा हो गया अर्निंग वाला। 8 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1, वर्किंग 2, 3 जो भी वर्किंग करोगे वो हमने, तो वर्किंग नंबर 1 में हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो कहां से स्टार्ट करते हैं जनाब? 1,124। कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 400,000। और ये कब तक 400 के 400 रहे? किस डेट तक? 1/7/24 तक ये 4 लाख ही रहे। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 200,000। 1/7/24 को हमने 2 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर हो गए? 6 लाख। अब ये 6 लाख कब तक रहे? क्या हम 1/10/24 को कंसीडर करेंगे? पी शेयर्स को वेटेड एवरेज में नहीं कर, नाम ही है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। तो यहाँ पी शेयर वो सिर्फ डिविडेंड के लिए कैलकुलेट होते हैं बस। तो कितना टाइम आएगा? 4/12, क्योंकि जुलाई के बाद देखे ना, तो कितना आ गया? 2 लाख पूरा। 1/11/24 है, तो काउंट करें 4 महीने तक। अब उसके बाद आपने कितने शेयर इशू किए? अच्छा, टाइम फैक्टर लगाने के लिए प्लस पहले कर लिया करें। 550। अच्छा, ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि आप ये ना कहना कि अब नंबर ऑफ शेयर्स तो इतने थे तो कम कैसे हो गए, वो सिर्फ वेटेड एवरेज करने के लिए कम होते हैं, वैसे वो पूरे के पूरे नंबर ऑफ शेयर्स है। और ये था हमारा कल का लास्ट काम, जब हमने आखिरी लेक्चर था हमारा। अब हम जा रहे हैं आगे, बल्कि अभी एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है? तो फिर आगे चलते हैं। आगे आज नई चीज सीखनी है एक। पहले एक छोटा सा सवाल है, इसमें कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। जी बताएं, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन या सॉल्यूशन? चलो, ये तो नोट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने लेक्चर शेयर कर दिया था। तो फिर ले लेना था। अच्छा, लेक्चर लेकर ना फिर जो होमवर्क दिया जाता है, अच्छा वो लेक्चर के बाद होमवर्क बोला था, वो लेक्चर पहले ऑफ हो। चलें, फिर एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन लिख ले, प्रेशर वाला क्वेश्चन, जंबो वाला। चलें, क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, आपने बोलना नहीं है सवाल के अंदर भी और सवाल के बाद भी, बस ये है कि जवाब बोलने की इजाजत होगी आपको एंड पे। नेट प्रॉफिट फॉर द year ended 30th June 2025
₹1200,000। आपको पता है दिसंबर के अलावा ईयर आ जाए तो ये भी एक फैक्टर होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025 1200,000। नंबर ऑफ पी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लिख लें नंबर की बजाय, प्रेफरेंस शेयर्स ₹3 million at the rate of 10% at 30th June 2025. Number of ordinary shares 400,000 at 30th June 25. During the year, new ordinary share issued, new ordinary shares issued at 1/5/2025 at full market price are 200,000. Cumulative redeemable preference share issue ₹4 million at the rate of 15%, but dividend is not declared. Next, new ordinary shares issued की डेट अच्छा ये डेट अपडेट कर लें। ये 1/5/25 की बजाय 1/11/24 का 1/11/24 पहले वाली डेट न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स 1/5/25 की बजाय 1/11/25 का 24 सॉरी। और कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड 4 मिलियन बट डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, इसकी डेट भी लिख लें एट 1/1/25। लास्ट में न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स issued at 1/5/25 100,000 at full market price. Find basic EPS. Find basic EPS for the year 30th June 25। हाँ जी, ये सवाल करके आपने 1 मिनट सब्र करना है, जब जैसे जिस जैसे पूछा जाए जवाब बस वही देगा, ठीक है।
जब आप ये बाद में लेक्चर लेते हैं ना, जो छुट्टी करने के बाद, वो भी ऐसे किया करे, जब टाइम मिलता है तो वो सवाल हल किया करे, ताकि चेक, ये नहीं कि बस वो आगे करके सोल्यूशन शुरू कर दे। हो गया? बोलना है, बोलने की इजाजत नहीं, बोलने की इजाजत ही नहीं है, सिर्फ जवाब जब मैं पूछूंगा तब। सवाल ठीक है, ठीक, सवाल ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं बतानी, कुछ भी नहीं बताना, बस ये बात बताने लगा हूं कि सवाल पूरा ठीक है, बस। हो गया? चलें, पूछना स्टार्ट करें या अभी किसी का पेंडिंग चल रहा है? तैयब, हो गया सर? हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले। 2.25 तीनों सबका यही है सर? हाँ जी, सबा अभी नहीं आया। मुकद्दस 1 मिनट। मायदा अभी कर रहे हो? मीरब कहा गया? जैनब सजाद 2.07। हाँ जी, 2.25। नूर 2.25। आपका ये तो इसर हो गया। आ गया? चलो बाद में आते हैं आपकी। आपका कितना आ रहा है? जब ये आ रहा है, चलो कर लो।
हाँ फजर, आपका कितना है? 6। आपका 3.6। 2.28। आपका 2.25। 2.25। सदफ 2.25। जी जी 3.6। हाँ जी, आपका कितना है? 3.6। आपका मुशर्रफ 1.6। 1.74। 3.6। 6। 3.7। 4.8। 3.6। अली 1.7। 1. दोनों का 2.25 और 1.7। 2.25। चलिए, चल बाकी चेंज हो गया। चलो बताए, चेंज बताए। 3.5। 3.9। मैदा बता दे, 6 वाले भी बैठे हैं इसी क्लास में। सबा 1.2। ज़ैनब सजाद। चलो जो बाकी हैं वो बाद में देखते हैं, अभी इनकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले तो प्रॉफिट को ठीक कर लेते हैं, अर्निंग को। सबसे पहले क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 12 लाख। आपके पास 12 लाख है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो दो जगह पर है, एक यहां पे और एक यहां पे। ये है रिडीमेबल, इसका मतलब है ये तो गया, इसके तो हमने कंसीडर, बट ये कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा ये जो ऊपर वाला डाटा लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है एट, एट का मतलब होता है इस साल के ऊपर, ये इस डेट तक। और जो फॉर द ईयर होता है ना, वो ये लिखा ना ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो नीचे डाटा है ना, ये फॉर द ईयर चेंज आया हो। तो आपके पास पी शेयर्स कितने अवेलेबल हैं टोटल? 3 मिलियन 10% के हिसाब से, तो ये तो सीधा सीधा 3 लाख। ये नया शेयर इशू नहीं किए, ये पुराने चलते आ रहे हैं। अगर नया शेयर इशू होते तो वो ड्यूरिंग द ईयर बताया होता, वो चेंज ड्यूरिंग द ईयर बताया होता। तो हमारे पास एक तो बात होगी पूरी, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 12 लाख माइनस 3 लाख। अच्छा जिसकी तो ये चीज ही गलत है ना, वो तो सुकून में हो जाए। नहीं, अगर कोई यहां भी किसी ने गलती किया है तो वो पुरसकून हो जाए कि उसे जम्बो पड़ चुकी है। अब आगे वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 में ही मसला हो सकता है किसी को। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हमने स्टार्ट करना है 1/1/2025। हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। अच्छा 1/7 ईयर्स का स्टार्ट है हमारा 1/7, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। आपको वो कैसे? आप देखें,
आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जून 2025 को 4 लाख है। ये ईयर का एंड है, हमारे ईयर का, हमारे ईयर एंड का एंड भी यही है ना। और इस साल, हमारे साल के दौरान 2 लाख और 1 लाख, हमने 3 लाख नए शेयर इश्यू किए थे। इसका मतलब है 3 लाख इस साल शेयर इश्यू किए हैं, टोटल हमारे पास 4 लाख है ईयर एंड पे। इसका मतलब है जो पहले ब्रॉड ऑन है वो कितने होंगे? 1 लाख। या तो ये बताया होता है ना पिछले साल की डेट, तो फिर ये हमारा ब्रॉड ऑन होता। ये किस, कौन सी नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं? जून 2025, जून 2025 के नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं। ठीक होगी बात। अब हमने स्टार्ट कहां से करना था? ब्रॉड ऑन से। तो ब्रॉड ऑन हमारे पास कितना होगा? 1 लाख। क्योंकि ये वेटेड एवरेज नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। वेटेड एवरेज तो हमने करना है ना। अच्छा, 1 लाख कब तक रहा होगा? अगले नए शेयर इश्यू कब किए थे? 1/11 को कितने महीने बने? कितना? यहां तक ओके है? अच्छा, ये 1 लाख बात समझ लग गई ना। हमने अपना वेटेड एवरेज 1 से शुरू करना है ना, तो यानी वो साल के शुरू से स्टार्ट करना होता है। फिर उसके बाद अगले शेयर हुए 1/11/24 को कितने? 2। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय अगले शेयर तक 6/12। 1 5 है, 6/12 और 1/5/2025 1 लाख। और ये हो गए आपके टोटल, वो जो ऊपर पड़े हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 666 है। कितना हो गया टोटल? तो हम 12 लाख में से 3 लाख माइनस के 9 लाख, और 9 लाख को किस पे डिवाइड कर देंगे? ये हमारे पास आंसर आ, ठीक हो गया। अब इवैल्यूएशन की जाए। एक ये बचत हुई, फिर 2 3 4 5 और 6 0.1 का। अच्छा, आपने ये डिफरेंस नहीं देखना, आपने ये चीज देखनी। क्या आपने इसी तरह से डील किया था तो फिर तो चाहे 3.7 है या 3.6 है या 3.5 है तो ठीक है। अगर आपने इस तरह से सवाल नहीं किया तो फिर तो आंसर तो किसी और गलत तरीके से भी आ जाता है ना। ठीक होगी बात? चलेंगे। तो इसलिए सवाल को हल करते वक्त ना इस चीज का ख्याल रखा करें कि आपने सवाल का स्टार्ट कैसे लिया। अब देखिए, जिसने पेपर में अगर ऐसे सवाल आ जाए, वैसे अभी तक आया नहीं, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर एक पेपर के प्रेशर में बैठ के आप लोग, क्योंकि वहां पर जल्दी इतनी ज्यादा होती है कि बंदा इतना वो पीस माइंड के साथ तो सवाल कर नहीं रहा होता। वो तो एक बहुत ही दिमाग के अंदर एक जल्दी होती है कि किसी तरह से पेपर पास यानी पूरा हो जाए। पेपर खराब ही तब होता है जब आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है। और टाइम मैनेज करने का सबसे एक ही तरीका, अच्छा तरीका होता है कि 1.8 फार्मूला। जो भी क्वेश्चन है आपको उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना टाइम उस क्वेश्चन को आता है उतना टाइम दे दें। पूरा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरा तो छोड़ दो, अगले सवाल पे चले जाओ।
इससे आपकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि आपको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन 20 मिनट में पूरा कर, अगर वो 15 मिनट में हो जाता है, 12 मिनट में हो जाता है, तो फिर ये फायदा हो जाएगा कि ये बोनस टाइम आप किसी और क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना अगर आपका कोई भी सवाल पूरा नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है कि पूरा सवाल करेंगे तो पास होंगे। आप अगर अपना सवाल 60-70% से ज्यादा हल कर चुके हैं और आपको यकीन है कि ठीक है, सवाल आपको आता होगा टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा, सवाल नहीं आता होता तो वही फंसता है, तो उस पर टाइम ना जाया करो, कोई और सवाल कर। हाँ जी, आगे चलते हैं। हम पढ़ वाला क्या रहे हैं, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर। अगर नंबर ऑफ शेयर चेंज होते हैं तो हम उसको वेटेड एवरेज करते हैं। तो हमने उनमें से 5 चीजें हमारे सिलेबस में है, उनमें से हमने कितनी चीजें पढ़ी, 1। आज हम दूसरी चीज पढ़ने लगे हैं। अब दूसरी चीज के साथ समझो जो ये चीज सीख लोगे तो सारे क्वेश्चन इस जैसे, अगली चारों जो टाइप्स हैं वो एक जैसी हैं, बस एक एक चीज का फर्क है, यानी फार्मूला लिखने में फर्क है, एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है। तो सवाल लिखें, पहले लिखें जो टाइप लिख ले, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स ऐसे शेयर जो विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट कैश इशू, विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट कैश। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि शेयर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन रिसोर्सेज या वो जो कैश आ रहा होता है वो आपको नहीं मिल रहा होता, बल्कि आप अपने ही रिजर्व पहले से कम कर रहे हो। अब सपोज हमारे पास वो कहता है, एक सिचुएशन में लिखता हूं, वो कहता है जी 20% बोनस शेयर्स इशूड, 20% बोनस शेयर इशूड। अब इसका एक एडजस्टमेंट फैक्टर आता है, इसे बोनस इशू फैक्टर भी कहते हैं, बोनस इशू फ्रैक्शन या फैक्टर, या इसे कहते हैं बोनस इशू एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस इशू फ्रैक्शन या फैक्टर या बोनस इशू एडजस्टमेंट फैक्टर, या सिंपल एडजस्टमेंट फैक्टर भी लोग इसको कह देते हैं। इसमें ये फैक्टर होता कैसे है, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्ड आफ्टर बोनस इशू divided by number of shares in hold before bonus issue। ये एक फैक्टर हमें फाइंड करना पड़ता है, और बल्कि सवाल हल करने से पहले ही फाइंड करेंगे अगर बोनस इशू है तो। अगर बोनस इशू है तो आपने सवाल हल करने से पहले वर्किंग के अंदर फ्रैक्शन फैक्टर फाइंड करने हैं। ये फ्रैक्शन फैक्टर करते क्या है, देखिए जब बोनस शेयर्स आप इशू करोगे, पैसे तो लोगे नहीं, ऐसा ही है ना, आपका जो अर्निंग होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा, अर्निंग पहले सॉरी ईपीएस पे फर्क पड़ेगा या नहीं, ईपीएस पहले से कम हो जाए क्योंकि नए शेयर्स आ गए। अब ईपीएस कम होने की वजह से सपोज दैट पिछले साल के जो शेयर होल्डर हैं वो कहेंगे यार पिछले साल तो ज्यादा ईपीएस आया था, इस साल ईपीएस कम क्यों आया, तो हम कहेंगे भाई इस साल हमने बोनस शेयर इशू किए। अब हमने फिर क्या करना होता है कि बोनस इशू को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है जैसे ये शुरू से इशू हो चुके हैं, किस तरह से एडजस्ट करना है वो अभी हमने पढ़ना है। बोनस शेयर इशू करने से हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे ये शुरू से ही इशूड हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने तो 2 महीने पहले इशू किए, हमने 2 महीने पहले इशू किए,
तो वो जो पिछले नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें बोनस शेयर्स का इफेक्ट ऐड कर देंगे। जब इशू हो गए, नंबर ऑफ शेयर ऐड हो गए, फिर तो फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक क्योंकि कैसे कंसीडर करना, दोबारा सुनिए, बोनस शेयर इशू आपने किए सपोज एट 1 जुलाई को, हमारा है ईयर एंड दिसंबर, 1 जुलाई को इशू किए। अच्छा 1 जुलाई के बाद तो पता चल गया कि बोनस शेयर्स ऐड हो गए, ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे ज्यादा हो गए। क्या 1 जुलाई से पहले आपके नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं क्या उसके अंदर बोनस शेयर्स ऐड हैं? नहीं है। वो कहता है ऐड करो, ऐड करके बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि अगर पिछले साल बोनस होता तो अर्निंग कितनी आती। तो अगर वो कहते हैं पिछले साल आपका 2 रुपए ईपीएस आ रहा था, अब आ गया 0.5, शेयर होल्डर तो आपको पूछने लग गए कि यार 1.5 से ईपीएस कैसे कम हो गया। फिर हम क्या कहेंगे कि अगर पिछले साल भी बोनस होता ना तो पिछले साल भी अर्निंग पर शेयर इतनी होती। तो फिर कैसे सही करेंगे? हम ये दिखाएंगे कि अगर पिछले साल इतने बोनस इशू होते तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर होती वो रीस्टेट करके हम उन्हें दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करके आते हैं कि अगर बोनस शेयर इशू होता तो अर्निंग पर शेयर कितनी होती। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर बोनस शेयर इशू होने से अर्निंग तो कम हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, और दूसरा जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर, कि ईपीएस फौरन क्यों कम हो गया। तो फिर हम शो करके दिखाएंगे कि ईपीएस कम नहीं हुआ, मतलब अर्निंग कम नहीं हुई, बस नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से ईपीएस आपको कम नजर आ रहा है। फिर हम वो भी पिछला भी रीस्टेट कर देंगे। तो कहते हैं बोनस शेयर इशू को समझना है जैसे वो शुरू से ही इशूड हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो पिछले सालों में फिर इफेक्ट कैसे लेंगे, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर उनके ऊपर लगा देंगे, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। वो फैक्टर कैसे फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर। मिसाल के तौर पर आपने 20% नए बोनस शेयर इशू किए हैं, 20% नए बोनस शेयर इशू किए हैं। जब परसेंटेज का मामला आता है ना तो हम 100 के साथ कंपेयर करते हैं। आपने 20% शेयर इशू किए, बताओ शेयर इशू करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 120, और उससे पहले कितने थे? 100। अगर परसेंटेज में बनाया हो ना तो फ्रैक्शन बनाना आसान होती है। बोनस इशू 10% है, इसका मतलब है 10% आपके शेयर्स बढ़ गए। ऊपर क्या लिखना है? आफ्टर, मतलब बोनस शेयर ऐड करने के बाद। और नीचे क्या लिखना है? आप बिफोर। क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्ड, मतलब कितने शेयर्स कंपनी के पास हैं बोनस इशू के बाद और बोनस इशू से पहले। अगर मैं इस 20% की बात करता हूं तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 120/100। अगर वो ये कह दे, ये बहुत कम कहता है, बट अगर कह दे 2 बोनस शेयर इशूड, 2 bonus shares issued for every 7 ordinary shares। कहते हर वो बंदा जिसके पास 7 शेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम उनको 2 ऑर्डर बोनस शेयर देंगे। हमने फाइंड करना है बोनस इशू फ्रैक्शन या एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस इशू फ्रैक्शन या एडजस्टमेंट फैक्टर। हाँ जी बताएं, पहले क्या लिखना है? बिफोर या आफ्टर? आफ्टर। बोनस शेयर इशू होने के बाद उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? 9। पहले कितने थे? 7। हर 7 नंबर ऑफ शेयर जिसके पास है उनको 2 और दे देंगे ना। अगर आप टोटल भी फाइंड करेंगे तो वो डिवाइड हो गए, यही बन जाएगा। तो आपने टोटल क्या देना है? आफ्टर बोनस और डिवाइडेड बाय बिफोर बोनस। ठीक होगी बात? क्लियर? क्वेश्चन पे जाएं फिर। सिर्फ ये फ्रैक्शन सिखानी थी, सवाल करते हैं। अच्छा अभी मैं प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात रोक रहा हूं, पहले ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर एंड पे हम जब ये सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर दोबारा वो पी शेयर्स वाला, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, वो सारी बातें ऐड करके दोबारा सवाल कर लेंगे।
तो फिलहाल मैं सिर्फ जिस सवाल को करवा रहा हूं उसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ पिछला जो फैक्टर है वो भी हम लिया करेंगे। तो क्वेश्चन देखें जनाब, प्रेफरेंस शेयर्स बोनस के तौर पर दिए तो जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स मालिक वो थोड़ी बनते हैं। बोनस वैसे ही जाता है कि उनको थोड़ा सा रिगार्ड दिया जाए। इस साल पर भी पाए। चले जी सवाल लिखे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर for the year ended 31st December 2024 rupees 1400,000. Number of ordinary shares December 23 400,000. New share issue new shares issued at full market price $200,000 at 1,424. At 1,724, 10% bonus issue. अगर ये फाइनल डिविडेंड है ना 10%, तो ये ओपनिंग पर अप्लाई होगा, याद है ना जी। इसके अलावा अप टू द डेट जो, क्योंकि बोनस शेयर्स फाइनल डिविडेंड भी तो हो सकता है ना, तो अगर ये फाइनल डिविडेंड है बोनस तो फिर किस पर अप्लाई होता है? हमेशा ओपनिंग के ऊपर। और अगर कोई और है तो फिर अप टू द डेट, कि जिस डेट तक पर हमने करना है उस तक क्लोज करके उसके ऊपर परसेंटेज ले लेनी। उसके बाद हमारे पास आ गया फिर अगेन न्यू ऑर्डनरी शेयर्स issued at full market price. $3 लाख कर लो at 110.24. Find basic EPS. जब भी आपके पास बोनस फ्रैक्शन आ जाए सबसे पहले आपने क्या करना है? बोनस फ्रैक्शन फाइंड करना है सबसे पहले। वर्किंग कर लें, वर्किंग के बगैर, ये तो वर्किंग के बगैर भी हो जाता है। हाँ जी, बोनस शेयर इशू हुए हैं 10% 1124 को, तो बोनस इशू फ्रैक्शन कितनी आएगी? बोनस शेयर्स एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा? नहीं वह रख बता दो, कोई हाल नहीं, अभी मैं सिखा के आया हूँ। आप बताएं क्या बोल रहे? मैंने दो बातें बताई थी। मैंने कहा अगर आप टोटल वैल्यू लेकर करोगे तब भी फ्रैक्शन यही आएगी, और अगर डायरेक्ट लेकर दोगे तो तब भी फ्रैक्शन यही आएगी। करके देख लेते हैं। आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? पहले 4 लाख थे, 2 लाख फुल मार्केट प्राइस पे आए, 6 लाख हो गए। आपने 6 लाख का 10% बोनस देना है, तो 6 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 60,000। तो आपके टोटल शेयर्स हो जाएंगे 6,60,000, और पहले कितने थे? 6 लाख। इसको करके देख ले, इसको करके देख ले, आंसर 1.10 ही आ रहा है। तो
बोनस फ्रैक्शन तो गॉड गिफ्टेड चीज है, इसकी जो फ्रैक्शन है बस वही फ्रैक्शन अप्लाई करते, आप टोटल नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, पहले आपके पास उससे पहले क्या थे, क्या लिखा हुआ है, बोनस नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इशू और आफ्टर इशू। आफ्टर इशू 6 लाख में 60,000 ऐड हो जाएंगे और बिफोर इशू 60,000 ऐड नहीं होंगे। लेकिन इसकी फ्रैक्शन कैसे फाइंड करनी है, आपने नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ नहीं जाना, आपने जो परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज के साथ का देना, या नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, अभी दोनों तरीके तो मैंने बताए हैं। ये 20% वाला कैसे करना है, और ये अगर वो ये कह दे 2 बोनस देने हैं हर 7 के बदले, तो अगर आप उसको करके लिखोगे तब भी यही आंसर आएगा, तो बेहतर क्या है, डायरेक्ट। आगे बोनस इशू फ्रैक्शन, आगे चलते हैं, आगे तो फिर सवाल शुरू हो गया आपका। वर्किंग नंबर 1, अगर डेट नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, डेट कौन सी है, 1/1/24। आपके पास कितने शेयर्स थे, कितने महीनों के लिए थे, अब जरा गौर फरमाना, सारे फोकस करें, जाग जाए, हिम्मत वाला नहीं जागना होता, जैसे जिसको नींद आ रही है उसने जागना हो, जागे हो, बताऊं। अच्छा, मैंने क्या कहा था अभी अभी कि बोनस शेयर्स इस तरह से ट्रीट करना है जैसे शुरू से ही इशूड है। बताओ इस 4 लाख के अंदर बोनस शेयर्स ऐड हैं या नहीं, जिस नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर बोनस शेयर ऐड नहीं है ना, उसके साथ उसकी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, वो खुद ही उसका फैक्टर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.1। ये बात समझ लगी, कोई भी फ्रैक्शन फैक्टर हो, एडजस्टमेंट फैक्टर हो, वो कब लगाना होता है, जब तक वो नंबर ऑफ शेयर्स उसके अंदर शामिल। तो यार सादा सी बात क्या है कि जिस दिन वो ऐड हो जाएंगे उस दिन ये फ्रैक्शन लगाना बंद कर दे, क्योंकि तब वो नंबर ऑफ शेयर्स इसके अंदर खुद शामिल हो। तो कितना हो गया जनाब, 1,10,000। अब ये कब तक ये 4 लाख रहे, 1,420 कितने नए शेयर इशू किए, 2 लाख फुल मार्केट प्राइस पे। टोटल कितने हो गए, टाइम फैक्टर कितना आएगा, नेक्स्ट चेंज तक 3/12, क्योंकि बोनस शेयर से भी तो शेयर चेंज हो जाएंगे ना। क्या इस 6 लाख के अंदर बोनस शेयर्स ऐड हो चुके हैं या नहीं हुए, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा 165। ये बात याद रहेगी ना, जब तक बोनस शेयर्स बजाते खुद नहीं ऐड हो जाते ना, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपने ये शो करना है कि वो शुरू में भी थे, और उसको कैसे लेने का तरीका है, एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, तो वो खुद भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा। कितनी अमाउंट आ गई, 165। अब आ गया 1,724, कितने नए बोनस शेयर इशू किए, 10%। अगर ये होता फाइनल डिविडेंड तो 10% लेना था 4 लाख, और अगर कुछ ना बताया हो तो फिर 10% लेना है 6 लाख का, जो अप टू द डेट वैल्यू आ रही है 60,000। पहले ऐड करते हैं, 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट चेंज तक। अब 1.10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पता क्यों नहीं किया, क्योंकि अब बोनस शेयर्स आप इसके अंदर ऐड कर चुके हो, अब ऐड हो चुके हैं, तो अब वो फैक्टर से ये वो वैल्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कोई भी हो, 4 एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे सिलेबस में, राइट इशू का, बोनस इशू का, कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेटेड का और स्प्लिट का। तो चारों के एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने का तरीका बस डिफरेंट है, फैक्टर लगाना कैसे है वो वही सेम है। चलें जी,
अब इसके साथ वो 1.10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना आ गया 65 165। हाँ जी, साल का एंड कर दें 11024 जी। अगर वो कहता है ना कि ये बोनस इशू फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड पता है ना, हम ओपनिंग पर अप्लाई करते हो। नहीं बोनस फैक्टर चेंज नहीं होता, वो आप करके देख लें, 4 लाख को वो करके देख लें तो आंसर वही आएगा। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 9,60,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए अगर गौर फरमाए तो हमारे 12 महीने पूरे हो गए 140,000। ये आपके आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1,10,000 प्लस 165 165 240 680। ये है आपका वेटेज। अच्छा, अर्निंग के साथ वही मामला आते हैं पी शेयर्स वाले, कोई एरर है या कोई पी शेयर का फैक्टर्स है वहां पर, और ये आप सारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पर ही सारी एप्लीकेशन होगी। 680,000 हमने फार्मूला अभी तक नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं। बेसिक ईपीएस अर्निंग कितनी है 14 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1 कितना आ गया 2.06। ओके, बोनस फैक्टर लगाना आ जाएगा। अर्निंग में क्या क्या मसला आएगा उसका, ये हम अर्निंग लेते हैं फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट उसको देखते हैं, रिटेन अर्निंग नहीं लेते, वो तो रिटेन अर्निंग में से आकर माइनस होता है। हम नेट जो फॉर द ईयर प्रॉफिट आता है ना, उसको देखते हैं कि एक शेयर के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट आया। हाँ जी, ओके। सर मैं बोल रही थी कि बोनस शेयर जो है, बोनस ब्रैकेट जो ऊपर शेयर है उसको रिटर्न नहीं करना, जो ऊपर शेयर है 2 लाख नहीं 2 लाख को किया तो है। देखिए जब 2 लाख के 6 लाख के अंदर ऐड हुआ तो इसके साथ फैक्टर लगा तो है, वो ऐड करके फैक्टर लगा रहे हैं ना। वो 6 लाख जब बना तो उसके अंदर पिछला 4 लाख भी है और नया 2 लाख भी। हाँ जी, कोई और सवाल क्यूरी है तो साथ साथ ना डिस्कस करते जाया करें, आप लोगों का ना बड़ा भला हो जाएगा फिर आगे आने वाली जिंदगी में। अगर आप लोग ना पूछोगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे बनते और बंदा बोर होता ज्यादा। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। वैसे तो सिर्फ फैक्टर फाइंड करने का तरीका चेंज है, अप्लाई करने के तरीके में कोई फर्क नहीं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स के साथ ताल्लुक होता है, वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जनाब राइट शेयर्स भी कर लेते हैं। राइट इशू या राइट शेयर इशू। अच्छा, राइट फुल मार्केट प्राइस के अंदर कोई बोनस फैक्टर नहीं होता क्योंकि वो तो पूरी कीमत ले रहे हो आप, और बोनस शेयर तो आप फ्री में दे रहे हो। और राइट इशू के अंदर भी थोड़ा सा बोनस फैक्टर होता है क्योंकि आप उसकी पूरी कीमत नहीं ले रहे, थोड़ा सा बोनस फैक्टर होता है, ठीक होगी बात। अब इसके लिए फिर इसका भी फैक्टर लगाना पड़ता है। इसका फैक्टर लगाना थोड़ा सा वैसे अगर किताब से पढ़ोगे तो वो इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, हम वो अंग्रेजी की तरफ नहीं जा रहे, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। हाँ जी, उसका राइट इशू की फ्रैक्शन लिख लें, राइट इशू, इसको फ्रैक्शन कह लें, एडजस्टमेंट फैक्टर कह लें, राइट इशू फ्रैक्शन।
सबसे पहले आपने लिखना है फेयर वैल्यू पर शेयर, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट, ऐसा बेसिकली इतने की फार्मूला है, कम राइट प्राइस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम का मतलब होता है विद और एक्स का मतलब होता है विदाउट। कम का मतलब क्या है? विद। हाँ जी, स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मैं स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं कर सकता। कम राइट प्राइस क्या है? विद राइट। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है विद आउट। एक्सक्लूड, एक्स का मतलब है एक्सक्लूड। ये आप लोगों ने ये लफ्ज नहीं सुना हुआ, सोफा कम बेड? क्या मतलब होता है? सोफे के साथ बेड भी है। तो आप ये कहते हो, आप तो ये कहते हो कि सोफा कम है बेड ज्यादा है, आप इसका ये मतलब निकाल रहे हो। कम है। हो जाता है ऐसे, वो अगर कोई मतलब निकालते हैं ना तो हम उसको देखकर भी मतलब बना लेते हैं कि जो उसका मतलब बन रहा होता है। जैसे आप कम उर्दू वाला समझ रहे थे शायद, सोफा कम में बैठ ज्यादा है। अच्छा, ये लोग कितने कितने लोग ये सोचते थे सोफा कम बैठ? सारे ही सोचते थे। हमें कैसा पता चला? क्योंकि हम भी तो आप इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। ये ना, ये मैन्युफैक्चरर होते हैं कुछ, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, कुछ असेंबलर होते हैं, तो वो लफ्ज लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर। अब हम पहले यही समझते थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग कम है, रिटेलर ज्यादा है। जब बाद में हमें पता चला कि वो रिटेलर भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, कि वो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ रिटेलर भी है। तो ये टैक्स के अंदर ये टर्म पढ़ते हो आप, सेल टैक्स में जब जाओगे ना तो पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें शायद ये लफ्ज कम CUM का वर्ड जहां भी होगा ना, तो ये इसका मतलब होता है विद। चलिए, अच्छा आप जरा गौर फरमाएं, अगली अभी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, ये ना, ये जो फैक्टर है ये फर्दर फाइंड होता है कैसे? इसका एक सवाल बनाते हैं, उस सवाल के साथ इसको आपने हल करते हैं, फिर ये ज्यादा समय लगेगा। वो कहता है कि जनाब आपने 40% राइट शेयर इशू किए, at the rate of 140, whose fair value is rupees 160। 40% राइट शेयर इशू किए, इसका मतलब है आपके अगर 100% 100 ऑर्डिनरी शेयर पहले थे, तो उसके ऊपर 40 आपने ऑर्डिनरी शेयर देने, ऐसे ही हो गया। 40% का क्या मतलब है? 100 ऑर्डिनरी शेयर्स और 40 राइट शेयर। अगर वो ये कहता आपने 4 राइट शेयर देने हैं फॉर एवरी 7 ऑर्डिनरी शेयर, तो इसका क्या मतलब होता? 4 राइट शेयर 7 ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि 11 ऑर्डिनरी शेयर। 11 नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 7, और राइट शेयर्स कितने हैं? 4, टोटल 11 शेयर्स है।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए ऑर्डिनरी शेयर्स और राइट शेयर कितने हैं, राइट शेयर तो बाद में है ना, तो उससे पहले जो थे वो सारे के सारे क्या थे, ऑर्डिनरी शेयर। बाद में ये भी ऑर्डिनरी शेयर ही हो जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर बन जाते हैं। लेकिन हम क्या ये देखते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ ना 40%, इस 40% का मतलब क्या है, इस 40% का मतलब क्या है कि 100 ऑर्डिनरी शेयर थे और 40 आपने, तो इसमें 40 राइट शेयर और 100, और अगर इस तरह से बनाया हो तो 4 हो गए राइट शेयर्स और 7 हो गए, हाँ ये भी हो सकता है हर 2 के बदले 5 राइट शेयर्स देने, ऐसा भी हो सकता है कि हर वो बंदा जिसके पास 2 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं पहले, उनको हमने 5 राइट शेयर देने, तो फिर 5 हो जाएंगे राइट शेयर्स और 2 हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक होगी बात। अब ये सारा कुछ हम करने लगे हैं बेसिकली थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को फाइंड करने के लिए। थ्योरेटिकल, इसका अलग से फार्मूला है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अगर आप इसका फार्मूला जानना चाहते हो तो बुक से पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। देखें 40% वाली बात कर रहा हूं, आपके पास राइट शेयर्स कितने हैं 40, कितने हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस कितनी है 140, राइट शेयर की प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं 100, उसकी प्राइस कितनी है 160 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100, मतलब डिवाइड बाय टोटल शेयर। ये वेटेड एवरेज है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर Q1 प्लस Q2, या N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार ओवर N1 प्लस N2, ये सारी वही बातें हैं। वो जो आपने वेटेड मीन पढ़ा हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है, वो जगह जगह इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या किया, दोबारा सुने, ये फ्रैक्शन का फार्मूला नहीं है, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फार्मूला है, और ये हमेशा इसका आंसर 160 से कम आएगा। भला क्यों कम आएगा, क्योंकि एवरेज है ये, मतलब ये 140 और 160 की एवरेज है, तो क्या ये 160 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी होता है एवरेज, तो ये हमेशा 160 से कम आएगा। ठीक होगी बात। अब दोबारा देखें कैसे लिखना है, जितने राइट शेयर्स हैं, अगर इस केस में होते तो 4 इधर लिखते, 7 दूसरी जगह पे लिखते। परसेंटेज में हो तो जितने परसेंट है वो मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस, ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी मतलब फेयर वैल्यू ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राइट शेयर्स और नंबर ऑफ, डिवाइड तो नंबर पे करते होते हैं। ठीक, कितना आंसर आया आपका 154.29। अब आ जाओ राइट शेयर फ्रैक्शन के ऊपर। राइट शेयर फ्रैक्शन क्या है, पहले लिखोगे कम राइट प्राइस, कम राइट का प्राइस का मतलब है पूरी उसकी फेयर वैल्यू क्या है, और फेयर वैल्यू भी वो लेनी है जिसने राइट शेयर इशू किए हैं। अगर 2-4 फेयर वैल्यू गिवन है ना, तो कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है, वो जिस दिन राइट शेयर्स का एंटाइटलमेंट मिली आपको या इशू किए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 154.29, ये है राइट इशू फ्रैक्शन जो भी आ रहा है, और इसको भी बोनस की तरफ करना है। जब आपने राइट शेयर इशू कर लेंगे तब ये फ्रैक्शन नहीं लगाओगे ऊपर, वरना बोनस इशू की तरह उससे ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई होती रहेगी। देखिए पहले फार्मूला क्या है, कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस है आपकी फेयर वैल्यू, ओरिजिनल फेयर वैल्यू। हाँ जी, यही कर ले, क्योंकि वहां फार्मूला लिखना नहीं आता आपको, फ्रैक्शन फाइंड करनी है जैसे मर्जी कर ले। ठीक है, तो आप कम राइट, यहां तो लिखा हुआ फेयर वैल्यू पर शेयर, फेयर वैल्यू पर शेयर, कम राइट प्राइस, हाँ क्या फेयर वैल्यू ही आएगी। अगर 2-3 फेयर वैल्यू गिवन हो तो वो फेयर वैल्यू आएगी जिसने राइट शेयर इशू किया। ठीक है, इस 160 में हमारे पास ऑर्डिनरी भी और राइट शेयर, हाँ नहीं होते तो राइट शेयर भी ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी से पहले, यानी राइट शेयर से पहले कितने थे और राइट शेयर्स कितने थे। चले जी इधर वापस, थ्योरेटिकल एक्स राइट का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो एक्सक्लूड कर देनी है जो फेयर वैल्यू का फैक्टर है। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है भाई, ये फार्मूला है आपके पास
थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस करने का फार्मूला क्या है? राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस, ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और दोबारा जाकर इस फार्मूले में जाकर ऐड कर देना है तो हमारा ये राइट इशू फ्रैक्शन आ जाए। ठीक होगी बात? बोनस का कैसे फाइंड करना है? अगर 20% है तो 120 डिवाइड बाय 100, अगर 2 शेयर्स हैं हर 5 के बदले 7/5, 7/5, ये दो तरह से ही आता है। और राइट शेयर्स कैसे आएंगे? वो भी ऐसे, या तो वो परसेंटेज बताएगा या वो कहेगा हर 5 के बदले 7 शेयर, 7 के बदले 2 शेयर, इस तरह से वो बात बताएगा। चलिए क्वेश्चन लिखें जी। हमेशा गिवन, इस सवाल में सब कुछ गिवन होगा। हाँ, उस टाइम उसको अज्यूम कर दिया। एक सवाल लिखें, नेट प्रॉफिट दिसंबर 24 ₹800,000। मैं अभी कोई डेट का या कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं ऐड कर रहा, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, number of ordinary shares 1/124 300,000 at 1/3/2024 new shares issued at new share issued 200,000 at full price at 1/7/2024 right shares issued 3 for every 5 ordinary shares at the rate of ₹120 whose fair market value is ₹150 at 1/9/2024 20% bonus issue. Find basic EPS for the year ended December 24. हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। जितनी भी फ्रैक्शन सवाल के अंदर होंगी, इवन के एक से ज्यादा बोनस भी हो सकते हैं सवाल, एक ही सवाल के अंदर एक से ज्यादा राइट शेयर्स भी हो सकते हैं, दैट बट इतना सवाल कॉम्प्लिकेटेड पेपर में आता नहीं होता। सवाल वो कॉम्प्लिकेटेड दिखाता है, बस ये बात याद रखें कि जो बंदा एक तैयारी कर रहा है, एक नॉर्मल लेवल की तैयारी कर रहा है, वो कभी भी पेपर नहीं फेल कर सकता, सिवाय इसके कि वो वहां पर पैनिक ना हो जाए और उसकी सवाल की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, अपना एतमाद ना खो बैठे, अपने ऊपर जो उसको भरोसा है वो ना खराब हो जाए।
वरना सवाल जितना मर्जी अजीब हो उतना ज्यादा आसान होता है। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शंस। बोनस फ्रैक्शन तो सीधी सीधी है। पेपर में चाहे आप ना ऐसे अगर एक से ज्यादा होना तो ऊपर लिख लिया करें एडजस्टमेंट फैक्टर, ये सारा ये वर्किंग ही है। पहले लिखेंगे बोनस इशू की, वो कितना 20%, तो 120/100। ये बात सबको याद रहेगी। राइट इशू की, राइट इशू का एडजस्टमेंट फैक्टर सबसे पहले फेयर प्राइस डिवाइड बाय एक्स कम राइट प्राइस। फेयर वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय, अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हम फाइंड करके आएंगे। क्या फार्मूला है, दोहराएं जरा, राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डनरी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डनरी प्राइस या फेयर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब राइट शेयर्स कितने हैं 3 और ऑर्डनरी शेयर्स कितने हैं 5। कभी कभी वो ये भी कह देता है हर 5 वाले बंदे को 2 ऑर्डनरी शेयर राइट शेयर देंगे, तो अक्सर होता है कि राइट शेयर पहले बताए होते तो हमें याद हो जाता है कि शायद पहले राइट शेयर ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगी आपको, तुक्का नहीं लगाना। हाँ 90% तुक्का लग जाता है, लेकिन 10% जब वो अंग्रेजी चेंज करता है ना तो फिर अंग्रेजी पढ़ने वाला बंदा सही रहता है। तो उसने क्या कहा है कि कितने राइट शेयर दिए हैं 3, तो राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस 5 है उसके मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, कितना आंसर है 1। अगर कोई गलती हो जाए तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि ये हमेशा 150 से कम आएगा, क्योंकि 150 है फेयर वैल्यू बड़ी वैल्यू और ये होती है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज हमेशा बड़ी और छोटी वैल्यू के दरमियान में आती है 1.0। ये आप एज इट इज फ्रैक्शन भी लेकर जा सकते हैं, एज इट इज फ्रैक्शन वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों फ्रैक्शंस आ गई तो आपका सवाल शुरू हो गया। प्रॉफिट को तो छेड़ने नहीं है हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे 124। आपके पास कितने शेयर्स थे, सवाल सामने है ना आपके, सवाल सब हमारे पास। आप ना नोट तो करते ही हो, मैं तो कहता हूँ चाहे नोट ना भी किया करो, ये बात आपको वैसे तो एक अपना काम ही ज्यादा बढ़ाना है कि ये फाइल मैं आपको शेयर कर दिया करूँ ये जो आपने लिखी होती है, लेकिन फिर यह है कि नोट अगर ना करो फिर आपको नींद आ जाती है। तो इस तरह चलो किसी न किसी बहाने जो थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट ऐड हो जाए, वरना ओरिजिनल तरीका ये होता है कि सुनना गौर से और कैलकुलेशन का पैटर्न देखना। 3 लाख आपके पास है साल के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स, ये 3 लाख कब तक 3 लाख रहे, अब देखिए 5 वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो सकते हैं, नया शेयर इश्यू करे, बोनस शेयर इश्यू करे या राइट शेयर। तो कितने दिन तक ये रहे 2 महीने, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय कितना 1.0। बेहतर होता है कि फ्रैक्शन को ऐसे लिख दिया करे, उससे फिर ये आपका जो राउंड ऑफ का फर्क है वो नहीं आएगा। कितना 648। बात क्लियर हुई। टाइम फैक्टर तो लगाना आता है ना, उसके साथ आपने एडजस्टमेंट फैक्टर भी लगाना शुरू कर देने हैं, और तब तक जितने भी हैं सारे एडजस्टमेंट फैक्टर लगाने होते हैं। 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इवन के अगले साल का भी कोई गिवन है ना कुछ महीनों का, वो भी लगाते होते हैं। वो कितने महीने हैं वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है।
आपके पास अब अगली डेट क्या है? 1324। कितने शेयर इशू किए? 5 लाख पहले टाइम 4/12। क्या इन दोनों में से कुछ ऐड हो गया या नहीं? अगर नहीं हुआ तो एज इट इज 216। फिर अगली डेट 1720 क्या है? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में कितने गए हैं? 3 फॉर एवरी 5। तो मतलब इसको आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। हर 5 के बदले 3 देने हैं ना, तो जो फ्रैक्शन आपकी बनती है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है। ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने, हर 5 के बदले 3, हर 5 के बदले 3, तो 5 पे डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 लाख राइट शेयर इशू किए। यहां पर बोनस फ्रैक्शन नहीं लगाते, यहां पे टोटल कितना हो गया? अगला टाइम कितना लगेगा? कितना? मल्टीप्लाई बाय 1.20। क्या अब भी 1.0 लगेगा? अब नहीं लगेगा, क्योंकि राइट शेयर्स आपके ऐड हो चुके। 1,00,000। उसके बाद है जनाब कितना? 1924 बोनस इशू है। कितने परसेंट? 20%। तो 8 लाख का 20% लेंगे। यहां पर अक्सर स्टूडेंट मसला कर जाते हैं, फ्रैक्शन को इधर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फ्रैक्शन एक और ब्लॉक का नाम है। यहां पर सिंपल जितने शेयर्स आप इशू करोगे उतने ही ऐड करते जाओगे। कितना? 9,60,000। 2 4 6 2 8 4 महीने रह गए। क्या अब भी फैक्टर लगाएंगे? कितना? 20,000। ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज नंबर 760। काम ही यही था सारा। सर वो 960,000। हाँ जी, अब आ जाओ अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग डिवाइडेड बेसिक ईपीएस का फार्मूला लगाएं। अर्निंग कितनी है? 8 लाख डिवाइडेड बाय 7,60,000। ये आपके पास अर्निंग पर शेयर आ गया। बोनस वाला भी फैक्टर राइट। तो कल हम इंशाल्लाह करेंगे कंसोलिडेट का क्या होता है और उसका दोनों का। तो उसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर तो मुश्किल नहीं है, उसके अंदर एक चीज बस, वो जो कम पढ़े लिखे बंदे दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, पढ़े लिखे तो सारे ही होते हैं, कम दिमाग इस्तेमाल करने वाले, उसमें मसला आ जाता है। हाँ जी, अच्छा आगे जो आपने एग्जांपल करनी है ना, 7 पहले कितनी की है? 7 हो गई है। उसके बाद 8 और 9, 8 9 के बाद ना आई क्या ने थोड़ा सा 8 और 9 के बाद आपने करनी है 12। 8 9 12 13। 8 9 12। अच्छा ये इसमें ना इकट्ठे नहीं है वो। अब मैंने जो आपको सवाल देना है ना, उसके अंदर मैं ये सारे फैक्टर ऐड करूंगा। मैं कल बनाकर आऊंगा एक सवाल। फिलहाल आप ये सवाल करें, इसके अंदर अलग अलग या बोनस का अलग और राइट का अलग।